लो जी, सूरत हाल किसी मज़ीद दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है और जिस तरह से आपको बताया था कि स्कॉट का ऐलान हो गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये हम बता दें कि पिछले को 22-24 साल में ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कुछ जीते नहीं हैं कभी, लेकिन फिर भी चलें इस बार कोशिश कर लेते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर आ जाए। और जो स्कॉट का ऐलान हुआ था, एक मैं आपको बता दूं, दोबारा रिपीट कर दूं और उसके बाद कुछ बातें करनी है, कुछ एक टिपिकल प्लेयर पे जिस पे इंडिया ने अभी से नजरें गाड़ ली हैं और वो अभी से उसको डिस्कस करने लगे हैं। हालांकि अभी तक बेचारा वो जाके उसने खेला भी नहीं, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। स्क्वाड डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली कैप्टन है शान मसूद हैं, उसके बाद आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इब्रार अहमद हैं, बाबर आजम, ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, नुमान अली हैं, वसीम जूनियर हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, मीर हमजा हैं, खुरम शहजाद हैं, इमामुल हक हैं, सलमान अली आगा हैं, सरफराज अहमद का दोबारा कम बैक हुआ है, सऊद शकील हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं और साइम अयूब हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि मुझे बहुत पसंद है साहबजादा फरहान, जो इस बार जगह नहीं बना सके और उसकी रीज़न ये बताई जाती है, जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाब रियाज की, तो उन्होंने रीज़न ये बताई थी कि क्योंकि वो भी ओपनर हैं, तो ओपनर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं कि जगह ही नहीं बन रही है। अब किस तरह से परफॉर्म करते हैं हमारे हर दिल अजीज इमामुल हक साहब, कैसे परफॉर्म करते हैं। अब्दुल्ला शफीक तो बेहतर खेलते रहे, इमामुल हक जो है आपने अभी देख लिया था कि वर्ल्ड कप में ओडीआई में कैसे परफॉर्म किया, लेकिन उम्मीद है कि ये जो टेस्ट सीरीज है उसमें बेहतर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे किसी तरह से। लेकिन जो बात हो रही है, जो पड़ोसी मुल्क में डिस्कशन हो रही है, जो बहस का एक पूरा का पूरा एक पलंदा खुल गया है, वो ये है कि सैम अयूब, यस दिस यंग जेंटलमैन, इसको क्यों स्क्वाड में शामिल किया। बाकी सब पे उनको कोई एतराज नहीं है कि हमने 7 फास्ट बॉलर्स रखी हैं, स्पिनर्स ज्यादा नहीं रखे, 3-4 ओपनर्स रखी हैं, क्या किया है उस पर किसी पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उन्होंने जो पिन पॉइंट किया है और चार्ट्स दिखा दिखा के यार ये देखें, ये पूरे का पूरा बैटिंग उनका क्रिकेट का स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। और ये भी बताया कि भाई वो जीते जूते कोई नहीं कभी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन फिर भी जो असल रोल है वो ये है कि सैम अयूब के बारे में कहा जा रहा है और उसको डिस्कस किया जा रहा है। उसके स्टेटिस्टिक्स, उसने जो डोमेस्टिक में काम किया, ये पीएसएल में खेला, जहां जहां पे भी खेला, उसकी चीजें, उसकी फुटेज निकाल के चीजें निकाल के देखा जा रहा है कि यार ये एक बच्चा है जो इस तरह का बच्चा है जो पाकिस्तान का सईद अनवर शुमार किया जाता है कि वो सईद अनवर के कैलिपर पे जाके खेल सकता है। उसके पास वो वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं जो किसी दौर में सईद अनवर के पास थी, जो उसके बाद अभी तक एक मिसिंग लिंक है कि कोई उस लेवल पे उतने अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सका है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ इंडियंस ये कह रहे हैं कि ये ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बाबर आजम, जहां तक उसके बारे में बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि टेस्ट में शायद उसकी गुंजाइश बनती थी, नहीं बनती थी, क्या होता था, लेकिन जो उसको इस पूरे माहौल से, पूरी सिचुएशन से, पूरे डग आउट से, पूरे ड्रेसिंग रूम से जो उसको आशनाई दिलानी शुरू कर दी है, वो एक बहुत खतरे की घंटी है बाकी मुल्कों के लिए क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है साइम अयूब, अगेन साइम अयूब, कि वो इस तरह से खेलेगा और इस तरह से आगे चलेगा कि आगे मुश्किलात हो सकती हैं पूरी दुनिया के लिए। इस किस्म का वो बैटर इन द मेकिंग जो है, आपको दोबारा बताऊं, सईद अनवर से उसको मिलाया जा रहा है कि सईद अनवर जैसी उसके पास क्लास है। और आज के दौर में अगर देखें तो बाबर आजम की तरह का वो खेलता है। अगर कई लोग तो ये कहते हैं कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट जो है बाबर आजम से शायद बेहतर ये परफॉर्म कर पाएगा। बाबर आजम के बारे में क्या बातें कही जा रही हैं आजकल, और बाबर आजम के अब जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं वो निकल के आ रही हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं, किस तरह से बिल्डअप हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको राउंड अप दे दूं आज। क्योंकि डॉक्टर नुमान, जिनको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है क्रिकेट का, और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और वो कुछ प्रोग्राम्स में आजकल अपेयर हो रहे हैं माशाल्लाह, और अच्छा लगता है क्योंकि वेरी इंफॉर्मेटिव दैट पर्सन इज। और वो कह रहे हैं कि ये कहानी बहुत पहले से शुरू हुई थी। शायद ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब पीएसएल में कुछ ममनुआ जो एजेंसीज थी, ममनुआ एजेंसी से मुराद ये है कि वो जो बैटिंग वेबसाइट्स हैं उनके कोई लोगोज वगैरह थे जो इनकी शर्ट्स पे लगने थे बाबर और रिजवान के, और बहुत हैवी हैवी प्राइसेस पे उनको पे किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, माजरत कर ली थी। और वो जो एक पूरे का पूरा माफिया होता है वो फिर उस वक्त तो चुप कर जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद वो प्लान करता है और आहिस्ता 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 वो अपनी जड़ें पक्की करता है और आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को
ख़त्म करने लग जाता है और वो कहा जाता है कि ये वही थ्योरी है और वही चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता सामने आती जा रही थी और इन दोनों को प्लेयर्स को ख़राब किया जा रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता इनको इस नहज पे ले गए कि जब वर्ल्ड कप के लिए ये टीम गई है तो जो मैनेजमेंट थी पाकिस्तान से, लाहौर से, पीसीबी से, उनका कहना है कि जो मैनेजमेंट थी उनका मुख्तलिफ डिस्कशंस में मुख्तलिफ जो बातें हो रही थी, जो जो फीडबैक आता है या जो डिस्कशन हो रही होती है, जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं सारा कुछ, उसमें ये कहा जा रहा था कि बाबर से राब्ता नहीं था, बाबर के अलावा किसी से राब्ता था और वो आगे से बाबर को ब्रीफ कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। तो बाबर was not in the direct contact with the PCB हाई अप्स। ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। ये अब ये कहना है इनका, अब क्या किया जा सकता है। मैं सिर्फ उनका करो, मैं इतना पहचाना सारे, लेकिन मैं उनके ऊपर बात करूं कि और उनकी बातें कोई इस तरह से होती नहीं है, कोई ऐसी उन्होंने छोड़ी नहीं होती, वो इट्स वेरी ऑथेंटिक। तो वो एक बड़ी अजीब सूरत हाल वहाँ पे पेश आ रही थी कि बाबर के साथ ये हो रहा था और दूसरा ये भी कहा जा रहा था कि कोई बात नहीं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है, आप हिम्मत करें, अगले मैचेस अच्छी तरह से खेलें। और साथ कहा जा रहा था कि आप वापस आएंगे तो आपका सवाल तो होगा, क्वेश्चंस तो होंगे, ये सूरत हाल तो होगी। उसी दौरान जो है वो उसी वक्त एक और कॉन्स्पिरेसी फूट पड़ती है जिसमें बाबर का नाम भी आता है, रिजवान का नाम भी आता है और ये जो हमारे उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे उनका नाम भी आता है। ये चीफ सेलेक्टर जो है वो उसमें रिज़ाइन भी कर देते हैं और इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है कि जब तक ये मसला हल हल नहीं होगा तब तक इंज़माम कहते हैं कि भाई मैं नहीं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, मैं अपने आप को इस सब चीज़ से डिस्टेंस कर लेता हूँ। और वो इंक्वायरी हुई नहीं हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, बल्कि ये भी सुनने में आया कि इंज़माम ने तो कहा कि यार इंक्वायरी करें तो मुझे बुलाएं तो सही, डिस्कस करें ना, मेरे पे आपने इल्ज़ाम लगाया कि जो भी डिस्कशन बहुत सारी हो चुकी हुई है, जो भी मसाइल थे कि किस कंपनी के साथ ये लोग काम कर रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और सारा कुछ जो भी चीज़ें थी उसमें रिजवान पे भी प्रेशर आया, बाबर पे भी प्रेशर आया। ये वो उस वक्त वर्ल्ड कप के उन दिनों की बात है जब हम बहुत क्रूशल स्टेजेस के ऊपर थे, तो ये सारा कुछ इतना प्रेशराइज किया गया और उसके बाद उसकी इंक्वायरी भी पता नहीं कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, रिजल्ट क्या आया, वो पता नहीं, वो किधर शेल्फ हो गई, क्या नई शेल्फ हुई, जो कुछ भी हुआ उसका किसी को कोई पता नहीं है। तो वही सूरत हाल फिर आ गया ये कि बाबर जब जैसे ही लैंड किया है, बाबर की मुलाकात हुई और बाबर ने अपने आप को स्टेप डाउन किया, तो शायद पहले ही बता दिया गया था कि आप स्टेप डाउन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इसके 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो 2 नए कैप्टन को अनाउंस कर दिया जाता है। नो ऑफेंस टू द न्यू कैप्टन्स, लेकिन ये शान मसूद एंड ये जो क्या नाम है इसका, शाहीन शाह अफरीदी, ये इन पे कोई नहीं है, लेकिन अब देखें कि ना शाहीन शाह अफरीदी वाइस कैप्टन थे, वाइस कैप्टन जो रहे हैं वो शादाब रहे हैं, एक दफ़ा उन्होंने कैप्टनसी भी की और वाइस कैप्टन जो हैं वो बाबर रिजवान रहे हैं बाबर के टाइम पे, लेकिन ये सारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने देख लिया कि कैप्टनसी किसको मिली, कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी को मिली और जो दूसरे जो टेस्ट के लिए कैप्टनसी मिली वो इसको मिली शान मसूद को। लेकिन शान मसूद का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। शान मसूद पहले उसको बहुत खिलाया गया, चीज़ें की गई, ओडीआई भी खिलाया, टी20 भी खिलाया, सब कुछ किया, टेस्ट मैच भी खिलाया, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसको साइड पे कर दिया गया। लेकिन उसके बाद घूम फिर के जो है शान मसूद को कैप्टन बना दिया गया और ये वो मतलब इसका मतलब है कि बाबर आजम ने कुछ सरप्राइजिंगली या अचानक या किसी तरह से रिजाइन नहीं किया। बाबर आजम ने रिजाइन करना था और बाकी सब लोग, पूरा सेटअप तैयार था, जिसमें वहाब भी थे, जिसमें हफीज भी थे, जिसमें बाकी सारी टीम, पूरा का पूरा 2 दिन के अंदर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका हुआ था बाबर के रिजाइन के फौरन बाद। तो वो जो कहा जाता है ना कि कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसको हादसा कहा जाता है, ये कुछ चीजों का मुरक्कब होता है, मिक्सचर होता है, ब्लेंड होता है जो आपके सामने आता है। तो शायद इसी तरह की सूरत हाल हुई, जिस तरह से आपने देखा कि 25 साल से हमने सिर्फ जो हमने 1992 का वर्ल्ड कप खेला था उसके बाद से अब तक सिर्फ एक दफ़ा हम सेमीफाइनल में आए, जो वसीम अकरम के टाइम पे। बड़े इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं इसके भी, जो खान साहब के दौर में जो हमने 1992 में खेला था वर्ल्ड कप, उसके बाद क्या सूरत हाल हुई, उसके बाद 96 में वसीम अकरम कैप्टन थे और उनको उसके बाद हटा दिया गया और उसके बाद 3-4 और कैप्टन बने, जिसमें
आपने बहुत से नाम आते हैं इस वक़्त, मैं क्या किसका नाम लूँ इस मौके पे, लेकिन उसके बाद घुमा-फिरा के दोबारा आपने 99 के लिए वसीम अकरम को कैप्टन बनाया, उसके बाद 2003 में वक़ार को बनाया, फिर 2007 के लिए जो इंज़माम को बनाया, उसके बाद 2011 के लिए आफरीदी को बनाया, उसके बाद 2015 में मिसबा को बनाया, 19 में सरफराज को बनाया और 23 में बाबर को बनाया, और इन सब को बना के जैसे-जैसे सूरत हाल ख़त्म होती थी, साथ-साथ जब वर्ल्ड कप ख़त्म होता था तो वो उनका कैरियर भी ख़त्म हो जाता था। अभी थोड़ी-सी कोशिश करनी चाहिए इधर बाबर को कि कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि ये सब प्लेयर्स जिनका मैंने ज़िक्र किया है, उनके कैरियर्स भी ख़त्म हो गए थे। तो बाबर को हमें चाहिए कि बाबर साथ चलते रहें और बाबर इस किस्म की कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दें जिससे कोई किसी तरह की मैनेजमेंट नाराज़ हो, और हम यही चाहते हैं कि बाबर एज अ बैटर हमें सर्व करते रहें और बहुत आने वाले बहुत लंबे अरसे तक सर्व करते रहें, किसी ऐसी कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो जिसमें आगे आने वाले वक्त के लिए उनको कोई मसला आए, क्योंकि रिप्लेसमेंट्स तो बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। अभी व्यूअर्स अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।